तो हम लोग जो कल बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म डीएनए पॉलीमरेज के लिए, तो उसको हम एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको एक बार और फिर से रिकॉल हो जाए। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं अपने राइट हैंड से, जहाँ पे आपके 3 डोमेन्स की तरह वो बिहेव करेंगे, द फिंगर डोमेन, पाम डोमेन एंड थंब डोमेन। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप डीएनए पॉलीमरेज के मेन डोमेन्स को एज्यूम कर सकते हैं अपने राइट हैंड से, और जहाँ पे आपके जो डोमेन्स होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं डीएनए पॉलीमरेज में। जैसे पाम जो डोमेन है, इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ बीटा शीट्स, राइट, क्योंकि सभी जो है वो प्रोटीन के बने होंगे, तो प्रोटीन के जो स्पेसिफिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बिहाफ पे हम डोमेन्स के फंक्शन को समझ सकते हैं। तो पाम जो है वो बीटा शीट का बना हुआ होता है, और पाम और फिंगर अगर कहें तो दोनों का ही बेसिकली काम क्या होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है, हेल्प करना होता है। और मेनली जो फंक्शन है कैटालिसिस जो है वो पाम डोमेन कर रहा होता है, और फिंगर जो डोमेन जो है वो उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो इन कलेक्टिवली वी कैन से दैट बोथ आर इन्वॉल्व इन कैटालिसिस, बट द मेन कैटालिटिक रिएक्शन जो है वो पाम के द्वारा होता है। और पाम के लिए बेसिकली जो ज़रूरी होती है, जो वो मेन जो 2 काम कर रहा होता है, पहला काम कर रहा होता है कि वो एक 2 आयन्स हो सकते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम आयन के हों या जिंक आयन के हों, और ये दोनों ही, ये जो 2 आयन्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, शील्ड करते हैं नेगेटिव चार्जेस को। कौन से नेगेटिव चार्जेस को? एक जो आयन है वो बेसिकली शील्ड करेगा जो फॉस्फेट से जुड़े हुए ऑक्सीजन की वजह से जो नेगेटिव चार्जेस जनरेट हो रहे हैं डीएनटीपीज में, और जो दूसरा है वो जो OH ग्रुप अटैच होता है, फ्री OH ग्रुप, जहाँ पर कि रिएक्शन मैकेनिज्म होना है और एक नया डीएनटीपीज अटैच होना है, वहाँ पे वो क्या करता है, हाइड्रोजन की एफिनिटी को O के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिड्यूस करता है और खुद को एसोसिएट करता है कैटालिटिक मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए। और तीसरी जो नेक्स्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट एक और इसके साथ जुड़ती है कि जो नया न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन रहा है पाम डोमेन, उसके साथ बहुत एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अगर कहा जाए तो ये मेन जो है इसके 3 फंक्शन होते हैं। पहला हो गया एफिनिटी को रिड्यूस करना, फॉस्फेट के नेगेटिव चार्जेस को शील्ड आउट करना, और नए जो डीएनए बन रहा उसके साथ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना। तो ये 3 चीज़ आपको बस याद रखनी है। फिंगर डोमेन में क्या होता है, फिंगर डोमेन में स्पेसिफिक रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टायरोसिन, आर्जिनिन और लाइसिन प्रेजेंट होता है। हम लोग जानते हैं जो टायरोसिन होता है वो रिंग शेप स्ट्रक्चर का बना होता है। रिंग शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से आने वाला कोई भी डीएनटीपी जो होगा, डीएनटीपीज ऑब्वियसली एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन होंगे, उनके पास भी जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो रिंग स्ट्रक्चर के होते हैं। तो ये टायरोसिन जो है उनके साथ जो है क्या बना सकता है, पाई इंटरैक्शन कह सकते हैं, या स्टैकिंग इंटरैक्शन बना सकता है, ठीक है। और आर्जिनिन, लाइसिन जैसे कि हम जानते हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, फॉस्फेट जो ग्रुप है इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स का उनसे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी पर्टिकुलरली अलाइनमेंट में और करेक्ट बेस पेयरिंग को ये प्रमोट करते हैं कि जैसे जैसे करेक्ट बेस पेयरिंग होती जाएगी वैसे वैसे ये अलाइनमेंट करते जाएंगे एक्टिव साइट पर। किसके एक्टिव साइट पे? पाम डोमेन के एक्टिव साइट पर, ठीक है। और थंब डोमेन जो है जितनी देर रिएक्शन चल रहा है तो पॉलीमरेज और सबस्ट्रेट कौन है? वही डीएनए स्ट्रैंड या डीएनटीपीज जो इनकमिंग अटैच होने वाले हैं उनका जो एसोसिएशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। तो अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये जो चीज़ें अभी हम लोगों ने बात की इसको आपको ध्यान में रखना है, यही 2-3 बातों को, कि जो पाम डोमेन है वो डीएनटीपीज का प्राइमर का जो 3OH ग्रुप होता है उसका, और जो बेस पेयरिंग करने आ रहा है डीएनटीपीज, उसके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है पाम डोमेन, ठीक है। क्योंकि 2 ही चीज़ तो होनी है। क्या चीज़ होनी है कि जो अटैच भाई हमारा
3' पे हमारा OH ग्रुप है, ये अटैक करने की तैयारी कर रहा है किस पर, ये 5' पे जो फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होंगे। ठीक है, तो यही चीज करनी है। तो इसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करने में पाम डोमेन मदद कर रहा है। और तीसरी बात हम लोगों ने क्या कही थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इफेक्टिवली जनरेट करता है किसके साथ, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के माइनर ग्रुप के साथ। थोड़ा सा क्लोजली अगर हम ऑब्जर्व करें जो हम लोगों ने बात की थी उसमें क्या बात है कि ये आपका हो गया, ये प्राइमर अटैच हुआ है। अब ये क्या है, ये नया DNTP अटैच होने आ रहा है। तो DNTP जो अटैच होने आ रहा है उसके पास अल्फा बीटा गामा फॉस्फेट है। ये फॉस्फेट जो है पायरोफॉस्फेट फॉर्म में रिलीज होंगे, बाद में फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे और नए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने में मदद करते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक बात और दूसरी चीज क्या है, इसके पास पाम डोमेन के पास जो स्पेसिफिक मेटल आयंस होते हैं, यहाँ पे मेटल आयन आप देख रहे हैं कि ये वाला मेटल आयन जो है ये क्या कर रहा है भाई, ऑक्सीजन से जनरेट होने वाले नेगेटिव चार्जेस को शील्ड कर रहा है। और ये वाला जो एक है वो क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी अटैच्ड प्राइमर का जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ H को रिड्यूस करके खुद की एफिनिटी को जनरेट कर रहा है, जिससे ताकि ये वाला जो आपका ऑक्सीजन है वो एकदम अच्छे से अटैक कर पाए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर पाए अल्फा फॉस्फेट पे। ठीक, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ पेयरिंग कर लेगा। ठीक, तो बस इतनी सी ही बात है। और बाकी फिर फिंगर डोमेन का अपना, जब तक ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन कहाँ पे जनरेट हो रहा है, पाम डोमेन की एक्टिव साइट पे। इसको एज्यूम कर सकते हैं ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, पर ये रिएक्शन यहाँ हो रहा है, पर DNTPs को थोड़ा सा, ये वाले DNTPs को थोड़ा क्लोज लाने के लिए फिंगर डोमेन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिंगर डोमेन कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये फिंगर डोमेन जो है थोड़ा 40 डिग्री पर टिल्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, और टिल्ट आउट कर रहे हैं, और प्लस जो टेम्पलेट डीएनए है वो भी 90 डिग्री टिल्ट आउट कर रहा है ताकि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाए। ठीक है, तो फिंगर डोमेन में हम लोग ने बात की थी कि आर्जिनिन लाइसिन जो है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये लिंक आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के शील्डिंग इधर भी हो रही है, प्लस ये जो दो मेटल आयंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एकदम क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला मेटल आयन ऑक्सीजन के साथ जो है जुड़ने की कोशिश कर रहा है और हाइड्रोजन की एफिनिटी को हटा रहा है। ये वाला जो है यहाँ पे भी शील्डिंग हो रही है और लाइसिन आर्जिनिन भी क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को शील्ड करने में मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारा और स्पेसिफिक टायरोसिन है वो नए ग्वानिन के साथ जो आके अटैच होने की तैयारी कर रहा है, उसके साथ स्टैकिंग इंटरैक्शन बना रहा है। यहीं पर अगर ग्वानिन की जगह एडेनिन आ जाता तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अच्छे से प्लेस नहीं हो पाता और जो इंटरैक्शन, एक्सटेंसिव इंटरैक्शन है पाम डोमेन का, वो अच्छे से जनरेट नहीं हो पाता। और फिर क्या होता, इस तरीके के इंटरैक्शन क्या होता भाई, एडेनिन ढंग से अगर प्लेस ही नहीं हो पाएगा, अलाइन ही नहीं हो पाएगा, उसका OH ग्रुप ही नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो क्या होगा, एक तरह से ये मिसमैचिंग होगी। और मिसमैचिंग की वजह से क्या होगा, एक्टिव साइट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन रिएक्शंस में, और क्या हो जाएगा, वो प्रूफ रीडिंग के, उसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी। किसकी, डीएनए पॉलीमरेज की। कौन सी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की, भाई गलत बेस पेयर ऐड हो गया है 3 एंड पे, इसको अब हटा के नए बेस पेयर को प्रमोट किया जाए ऐड करने में। थंब डोमेन का ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि थंब डोमेन क्या पार्टिसिपेशन कर रहा है कि वो पॉलीमरेज जो है, पूरा पॉलीमरेज और जो सबस्ट्रेट है उसके एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने बात की, अगर समराइजेशन में अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी लॉजिक क्या होती है कि कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आ रहा है और वो टेम्पलेट के बेस के अकॉर्डिंग
जो है वो रिएक्शन कैटेलाइज या परफॉर्म करने की तैयारी में है इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो फिंगर्स हैं वो क्या होंगे, वो धीरे धीरे करेक्ट बेस पेयर को, जो भी बेस पेयर है उसको पॉलीमरेज के करीब लाने की कोशिश करेंगे, जो भी नया डीएनटीपीज आ रहा है। फिर वहां पे पाम डोमेन में कन्फर्मेशन चेंज होगा, मेटल आयंस एक्टिव हो जाएंगे और वो मेटल आयंस दो फॉस्फेट को शील्ड करेंगे। उधर से फिंगर डोमेन में जो लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट है वो भी दो फॉस्फेट आयन को शील्ड करेंगे और अल्फा फॉस्फेट को थोड़ा एक्सपोज किया जाएगा ताकि वो ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज बियर किया हुआ वो क्या कर पाए, अल्फा फॉस्फेट पे अटैक कर पाए। और जैसे ही ये प्रोसेस होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट जो है जैसे ही ये रिएक्शन हो जाएगा फिर नया प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन का फॉर्मेशन होगा और फिर नया डीएनटीपीज आएगा और ये साइकिल बार बार जनरेट होती जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ कल के लिए क्लियर हुई होगी, बट आई होप कि और आज आपको एक बार और रिविजन हो गया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हम लोगों ने क्या बातें की थी कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो इट इज़ वेरी रैपिड एंजाइम। ठीक है, रैपिड एंजाइम है, फास्ट एंजाइम है। और हमने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी प्रोसेसिविटी की बात आएगी तो दो टर्म्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो सकता है यूज हो जाए, बट आप डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बात होती है कि पॉलीमराइजेशन, ठीक है, दूसरी चीज होती है प्रोसेसिविटी। ठीक है, तो दोनों में कभी कभी ये साइमल्टेनियसली लगेगा कि हाँ दोनों ही एक ही बात है, बट थोड़ा डिफरेंस ये पॉलीमराइजेशन क्या है। पॉलीमराइजेशन आपको रेट के बारे में बताता है कि ये जो है किस रेट से या किस स्पीड से आपका जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर सकता है। ठीक है, ये हमें पता है, पर अब सबसे बड़ी बात है कि ये कर क्यों पा रहा है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिविटी अच्छी होती है। ठीक है, अच्छी होती है। तो जब उसकी प्रोसेसिविटी अच्छी होगी, या हम लोग टर्म यूज करते हैं लो प्रोसेसिविटी या हाई प्रोसेसिविटी, तो इसका मतलब क्या है कि वो कितनी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है गिरने से पहले। ठीक है, यानी डिसोसिएट होने से पहले। ठीक है, या अलग होने से पहले वो कितनी दूर तक जाकर ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी और क्लियर हो जाएगा, ये क्या हुआ, 1 सेकेंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है। ठीक, पर एक ही सेकेंड के लिए तो जुड़ा नहीं रहेगा, कुछ मिनट्स के लिए जुड़ा है। तो फिर जितने मिनट, मान लीजिए 10 मिनट जुड़ा है, ठीक है, तो 10 मिनट्स में कितने सेकेंड हो जाएंगे, जितने सेकेंड होंगे 10 × 60 आप करेंगे, फिर 10 × 60 600 × 1000, तो उतने देर, यानी जितने देर ये जुड़ा रहेगा उतने देर तक वो जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता रहेगा। अब आपको डिफरेंस आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर कोई इस तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा जाए तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि पॉलीमराइजेशन क्या डिफाइन करता है, वो रेट को बताता है। चाहे वो रेट कोई मिनट में डिफाइन करना चाहे, अगर हम बोलें कि आप इसी चीज़ को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तो आप कर सकते हैं आराम से, राइट, डिवाइड कर देंगे, वो अलग बात है। तो जो रेट होता है वो हम डिफाइन क्या करते हैं, पर सेकेंड या पर मिनट में कितना न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है। ठीक, पर अब वो कितनी देर तक अटैच होगा, जितनी देर तक अटैच होगा वो उतनी ही पॉलीमराइजेशन रेट से क्या करेगा, डीएनए की सिंथेसिस करेगा, और वही क्या कराएगी, प्रोसेसिविटी। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एंजाइम है ABC, आई एम जस्ट गिविंग अ काइंड ऑफ क्रूड एग्जांपल। तो हमने कहा कि इसकी प्रोसेसिविटी लो है, इसकी प्रोसेसिविटी मीडियम है, इसकी प्रोसेसिविटी हाई है। तो आप इन तीनों बातों से ही क्या समझेंगे कि भाई ये जब जुड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये तुरंत, मतलब इसकी कैपेसिटी तो है कि 1000 न्यूक्लियोटाइड
पर सेकेंड ऐड तो कर सकता है, पर ये क्या हो रहा है कि अभी बस जुड़ा ही कि वो तुरंत गिर गया, मतलब ज़्यादा देर तक रहा ही नहीं। ये क्या हुआ, ये थोड़ी देर तक रहा, तो ये हो सकता है मान लेते हैं यहाँ 1 सेकंड की बात है, यहाँ हमने लिख दिया ये 2 सेकंड तक रहा, तो 2 सेकंड में ये 2000 ऐड कर देगा। ठीक, अब हमने इसको कहा कि ये जो है 10 सेकंड तक रहा, तो अब 10 सेकंड में आप कहेंगे ये तो 10,000 ऐड कर देगा। तो आपने ये कहा ना कि ये देर तक रह पा रहा है, जब देर तक रह पा रहा है तो उसी रेट से वो बहुत स्पीड में भी कर रहा है, प्लस ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को एक बारी में अटैच होके कंप्लीट कर रहा है। यानी का सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि जो सी एंजाइम है था, जो सी एंजाइम है, इस एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं जो सी एंजाइम है वो क्या कर रहा है कि उसकी हाई प्रोसेसिविटी है। तो हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो हाई प्रोसेसिव अगर पॉलीमरेज है, कोई एंजाइम है जो कि हाईली प्रोसेसिव है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली में इंक्रीज कर दे रहा है ओवरऑल रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्यों जनरेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जो एंजाइम ज्यादा देर तक टेम्पलेट पर रुक सकता है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से रेट को भी इंक्रीज कर दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे रेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे 10,000 हो गया। ठीक है, तो रेट बढ़ भी गया एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक रह रहा है, हालांकि पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो उतना ही मेंटेन है। तो ओवरऑल कह सकते हैं हाँ भाई डीएनए सिंथेसिस ज्यादा हो रही है कंपेयर टू एनी काइंड ऑफ नॉन प्रोसेसिव एंजाइम। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग ये आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोसेसिविटी है, आपने एक तो चीज लिंक आउट कर सकते हैं कि प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करने के लिए पॉलीमराइजेशन रेट तो रिस्पॉन्सिबल है। कि भाई एक एंजाइम है, मैंने आपसे कह दिया कि देखो इसका पॉलीमराइजेशन जो है वो मान लीजिए एक एक्स एंजाइम, अब मैंने कहा और मैंने कहा इसका पॉलीमराइजेशन 20 न्यूक्लियोटाइड है ऐड करना पर सेकेंड, तो आप क्या कहेंगे, इसका तो पॉलीमराइजेशन रेट भी बहुत कम है। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को ओरिएंट किया जा सकता है इन दो टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर भी। ठीक, तो एक तो भाई प्रोसेसिविटी जो है इंक्रीज होने का एक रीजन अभी आपके सामने आया है, वो रीजन क्या आया है कि पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो इंक्रीज कर सकता है प्रोसेसिविटी को, पॉलीमराइजेशन रेट। ठीक है, पर दूसरा रीजन आप ये भी कर सकते हैं कि जरूर ये कोई जिन एंजाइम्स के पास हाई प्रोसेसिविटी है, यानी टेम्पलेट पर वो ज्यादा देर रुक सकते हैं, तो जरूर वहां पे कोई मैकेनिज्म काम कर रहा होगा। ठीक है, तब आपको क्या ध्यान में रखना है, तो जब भी प्रोकैरियोट में बात आएगी या यूकैरियोट में बात आएगी, तो आपको रिलेट करना है कि प्रोकैरियोट में ऐसी क्या चीज हो गई कि वहां पे डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी इंक्रीज हो रही है या यूकैरियोट में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था कि इसको प्रोसेसिविटी को बढ़ाने के लिए क्या यूज हो जाते हैं, क्लैम्प्स यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे किस तरीके से डीएनए जो है उसी बात को एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे पॉलीमरेज जो है एक ही न्यूक्लियोटाइड बस ऐड किया है और उसके बाद वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस वाले एंजाइम की जो प्रोसेसिविटी है वो बहुत कम होगी और ये एंजाइम जो है ऐड करते ही जा रहा है, उसके बाद काफी ज्यादा ऐड करने के बाद ये रिलीज हो रहा है, तो यानी इसकी प्रोसेसिविटी ज्यादा है। अब हम लोग आते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस एक्टिविटीज। तो जो भी डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उनकी एक्टिविटीज होती हैं कुछ, और एक्टिविटीज हम लोग कुछ जानते भी हैं और आगे भी हम लोग बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज की जो मेजर एक्टिविटीज की जब बात की जाती है तो हम लोग 3 चीजों को रेफरेंस में लेते हैं। एक, वो कैपेबिलिटी रखता है 5' to 3'
डायरेक्शन में सिंथेटिक एक्टिविटी या क्या वर्ड दिया रहता है, पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं कि एक्टिविटीज में, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बार बार टर्म देख रहे हैं एक्सोन्यूक्लियस, और यहाँ पे भी फिर से एक्सोन्यूक्लियस। तो कहने का सेंस ये है कि भाई कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी हो सकती है और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी हो सकती है। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी में क्या होता है कि जो एंजाइम है वो बीच में ऐसे कट कर रहा है, ठीक है, कहीं भी कट कर सकता है। तो मान लो यहाँ मैंने 5 प्राइम लिख दिया, यहाँ मैंने 3 प्राइम, तो अंदर वो किसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा है, क्लीवेज कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। जैसे कि डीएनएज है, डीएनएज एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ क्लीव कर देता है। एक्सोन्यूक्लियस में क्या आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये 2 आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पर आने से पहले और इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनकी एक्टिविटी पर, तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं सिंथेसिस एक्टिविटी की। हालांकि आप लोगों को पता है, बट फिर भी हम लोग एक और कोर कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए कि व्हाट वी हैव लर्न सो फार इन आवर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से डीएनए जो सिंथेसिस होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, और ये जितने भी डीएनए पॉलीमरेजेस हैं उनका ये प्रीडोमिनेंट फंक्शन है। मतलब क्या हो गया कि जो भी डीएनए पॉलीमरेज है तो वो सिंथेसाइजिंग पॉलीमरेज वर्ड उसके पास जुड़ गया है, तो कहने का सेंस क्या है कि उसके पास ये वाली एक्टिविटी तो होगी ही। पर ये हो सकता है कुछ डीएनए पॉलीमरेजेस ऐसे हो जिनके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ना हो, या 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ना हो। तो द मेन पॉइंट एंड द मेन सेंस फॉर दिस स्टेटमेंट इज पॉलीमरेजेस एंजाइम जो भी होंगे उनके पास ये वाली एक्टिविटी तो होगी ही होगी। ठीक है, यानी कि उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को वो ग्रो कर सकते हैं और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, यानी उनके पास अपना खुद का पाम डोमेन, दिस फिंगर डोमेन, थंब डोमेन, ये सब चीजें होंगी और वो आराम से वो सब काम कर सकते हैं। कौन सा काम कर सकते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस। और ये किस वजह से कर पा रहे हैं, और इनकी प्रॉपर्टी जरूर ये होगी कि इनको काम करने के लिए कोई भी डीएनए पॉलीमरेजेस की जब भी हम लोग बात करेंगे तो उनको काम करने के लिए क्या ज़रूरी होगा, उनको प्राइमर चाहिए होगा, या हम लोग बात कह सकते हैं जैसे हम लोगों ने इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि ये कोई भी डीएनए पॉलीमरेजेस है तो उसको ज़रूर क्या चाहिए, OH ग्रुप चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तभी वो आगे की सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो वो कोई भी डीएनए पॉलीमरेजेस है और हम लोग को पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो सिंथेसिस कर सकता है। तो सबसे and for this activity it requires a single strand of DNA that can serve as a template। ये भी बात हुई है कि सिंथेटिक एक्टिविटी दिखाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्यों चाहिए, ताकि वो 3OH ग्रुप उसको मिल चुके एग्जिस्टिंग ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड पे। आई थिंक ये वर्ड क्लियर होगा, एग्जिस्टिंग, या हम कह सकते हैं ऑलरेडी अटैच्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और उसी को देखते हुए टेम्पलेट क्यों चाहिए, ताकि उसी को देखते हुए वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी को डेवलप कर पाए। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि सबसे बड़ी चीज है, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि डीएनए सिंथेसिस कैन नॉट ऑकर डी नोवो। ठीक है, एक एक्सेप्शन जरूर है जहां पे हो सकती है सिंथेसिस, बट जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि उसको नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी मीन्स क्या, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। क्या एसेंशियल है, प्राइमर का होना। क्यों प्राइमर का होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस फ्री 3OH। तो ये ऑलरेडी हम लोग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बना चुके हैं, और
आई होप सभी ने प्रैक्टिस भी की होगी कि किस तरीके से फ्री 3OH एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड्स जो है ऐड होते हैं। ठीक, बट सवाल ये होता है कि हमें ये तो पता चल गया कि जो डीएनए सिंथेसिस है वो 5 to 3 होनी चाहिए एंड विच इज करेक्ट। तो अब इसको याद नहीं रख लेना, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि 3' to 5' क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले तो जवाब आप ये कहेंगे कि 5' पर OH ग्रुप होगा नहीं। पहला आंसर क्या आएगा आपका कि भाई 5' पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, एंड वी हैव दैट आइडिया, हम लोग के पास वो आइडिया भी है कि भाई जब 5' पे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं और हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे ही 5' है, अब इस 5' पे अगर हम कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की कोशिश करें तो नहीं होगा, यहाँ पे 3OH है ही नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ही नहीं। यहाँ पे 3OH ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है और ये आके जुड़ जा रहा है, पर वहां पे कैसे होगा। बट अभी हम लोग उस चीज को समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे कि ठीक है ये रीजन तो है, बट और बेसिक चीज क्या है कि नेचर ने इस चीज को इरेडिकेट कर दिया, वो रीजन आप अपने पास रखे रहें, बट हम लोग और थोड़ा इसको क्लियरली समझेंगे। तो एक्चुअली में हम लोग डिस्कशन ये कर रहे हैं कि हमें पता है 5' to 3' सिंथेसिस होती है, ठीक, पर हम आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं कि चलिए हम 3' to 5' सिंथेसिस करके दिखाते हैं। तो आप लोग को ये पता है कि हम लोग जब 5' to 3' सिंथेसिस करते हैं तो यहाँ पे जो OH है, राइट, दिस इज अ फॉस्फेट, दिस इज फॉस्फेट। ठीक, यहाँ पे ग्वानिन है। मैं यहाँ पे सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं बना रही हूँ, सिर्फ नया सिंथेसिस जो स्ट्रैंड हो रहा है, क्योंकि बाकी चीज आप लोग को पता है। हमारा बस मकसद ये है कि जो 5 to 3 सिंथेसिस होती है वो तो हम जानते हैं, पर क्या 3' to 5' सिंथेसिस पॉसिबल है, हमें वो देखना है बस। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पे क्या बना दिया कि यहाँ पे हमने एक और न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया, जैसे कि मान लेते हैं हम ग्वानिन के नीचे हम एडेनिन ऐड करना चाहते हैं। ठीक, ग्वानिन के नीचे हम एडेनिन ऐड करना चाहते हैं, तो अब आप क्या कहेंगे, यहाँ 3 पे जो अटैच है ये ऑलरेडी अटैच न्यूक्लियोटाइड है, ये इनकमिंग है, ये वाला OH इस पे अटैक करेगा और जब ये अटैक करेगा तो ये पायरोफॉस्फेट निकल जाएंगे, और जब ये पायरोफॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जब ये टूटेंगे तो 2 इनऑर्गेनिक, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, और यही जो एनर्जी रिलीज होगी ये क्या होगा, इसके टूटने में जो एनर्जी रिलीज होगी ये जाके इसको यहाँ पर जोड़ देगी। ठीक है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, तो ये जो फॉस्फेट है अब एडेनिन इस तरीके से आके जुड़ गया और ये इसका OH। फिर से यहाँ पे मान लीजिए अब एडेनिन के नीचे फिर से साइटोसिन जुड़ना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइटोसिन लगा देंगे और सेम उसी तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि 5' to 3' सिंथेसिस ऐसे हो रही है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, अब बात हो रही है कि क्या हम 3' to 5' सिंथेसिस कर सकते हैं, तो जस्ट लेट्स डू दिस कि क्या ये पॉसिबली हो सकता है, तो हम लोग एक बार इसकी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें 3 to करना है, तो हम नीचे से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे एडेनिन है, ठीक, यहाँ पे इसका OH ग्रुप है और यहाँ पे क्या अटैच है, 3 फॉस्फेट। अब हम इसके ऊपर यानी यहाँ 3' है, ये 5' है, तो हम 5' साइड पे, अभी आप कहाँ लगाते हैं, 3 साइड पे लगाते हैं, हम 5' साइड पे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करने जा रहे हैं। तो सपोज ये नया न्यूक्लियोटाइड है जो कि आ रहा है और यहाँ पे थाइमीन अटैच है, यहाँ फॉस्फेट फॉस्फेट, ये नया इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आ रहा है और इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के पास भी यहाँ OH ग्रुप है। तो हम क्या करें कि हम इस OH को यहाँ पे अटैक करा दें,
जब हम अटैक कराएंगे तो फिर से यहाँ का पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, जब पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा फिर वो टूटेगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी जो है क्या कर सकती है, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसके ऊपर क्रिएट कर दे, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब ये जब थायमीन जुड़ा तो ये पायरोफॉस्फेट तो यूज हुआ नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इससे हम लोगों ने एनर्जी ले ली थी, यहाँ पे इस तरीके से हम जोड़ दें। फिर मान लीजिए आप थायमीन की जगह अब दूसरा ऊपर ऐड करना चाहते हैं ग्वानीन, ठीक है, तो ग्वानीन भी आएगा, तो ऐसे ही आएगा, मैं इसको ग्वानीन बना देती हूँ, तो यहाँ पे ऐसे ही आएगा, ये इसका OH ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, फिर ये ग्वानीन कुछ इस तरीके से फिर से यहाँ पे 2 फॉस्फेट जो है एनर्जी देने के लिए यूटिलाइज हो जाएंगे, और क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से फॉस्फेट जुड़ गया, और ये आपका ग्वानीन इस तरीके से फिर से अटैच हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि हम जो है ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ सिंथेसिस कर रहे हैं, और ये पॉसिबल है या नहीं, ये जो आंसर है कि नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअली में हम आज की डेट में जानते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होती है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म हमें दिख रहा है, ठीक है, उसमें कोई खास गड़बड़ी नहीं है। अब आप पहले डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है फॉस्फोडाइस्टर बनाने की, यहाँ पे एनर्जी कौन दे रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड दे रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये टर्म बहुत याद रखिएगा, ठीक। और जब 3 से 5 की दिशा में आप सिंथेसिस कर रहे हैं तो एनर्जी कौन दे रहा है, तो एनर्जी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड दे रहा है, दिस वन। यहां से आपने अगर नोटिस किया हो तो ऑलरेडी अटैच्ड न्यूक्लियोटाइड दे रहा था, यहां पे ये दे रहा था, जो आ रहा है वो दे रहा है। 3 to 5 प्राइम सिंथेसिस अगर होता तो कौन देता, ऑलरेडी अटैच्ड न्यूक्लियोटाइड। इसमें बच्चों कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, आपको साफ दिख रहा है कि फॉस्फोडाइस्टर बनाने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो तो मिल रही है, ठीक। पर जैसे होता है ना L और D आइसोमर पर, नेचर ने प्रोटीन के केस में L अमाइनो एसिड सेलेक्ट किया, कार्बोहाइड्रेट के केस में D कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऑप्शंस तो नेचर के पास थे। पर यहाँ पे क्वेश्चन फिर भी बहुत बड़ा है कि भाई 5 प्राइम तो कोई खास अंतर तो नहीं दिख रहा है, उसको फॉस्फोडाइस्टर बनाने के लिए एनर्जी चाहिए थी और वो मिल जाती, बट व्हाई नेचर हैज सेलेक्टेड 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस। ठीक है, वो आपने याद कर लिया, रट लिया कि भाई सही तो यही है, बट देयर कैन बी द ऑप्शन, एंड in coming days this can be the format or that this can be one of the major question कि क्यों ऐसा हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे चीज को देखेंगे, और आप अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेचर ने इस सिंथेसिस को इरेडिकेट कर दिया, सेलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं सेलेक्ट किया, तो देखते हैं। यहाँ पे बात आती है कि अगर मान लेते हैं, अब इसके जब हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं यहाँ पे अब नीचे थायमीन ऐड होना है, मान लेते हैं कि यहाँ नीचे थायमीन ऐड होना है, पर क्या हुआ, थायमीन की जगह क्या आ गया, गलत बेस ऐड होने लगा, ऐड हो गया ग्वानीन, मान लेते हैं GTP आया होगा, ऑब्वियसली GTP आया होगा, अब हम सिर्फ GTP लिख रहे हैं, GTP आया होगा, OH ने उसको अटैक किया होगा, और यहाँ पे आके मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रही हूं कि GTP यानी गलत बेस ऐड हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि एंजाइम जो है
इसको हटाने की कोशिश करेगा कि ओह गलत बेस ऐड हो गया, फिर मिसमैच देखेगा, चेक करेगा, रिपेयर सिस्टम उसको जज करेगा कि यहाँ तो मिसमैचिंग हो रही है, फिर क्या करेगा, इसको ग्वानिन को हटा देगा। ठीक, फिर से क्या करेगा, फिर से एटीपी को ढूंढेगा और यहाँ पे नॉर्मली फिर टीटीपी को यानी थाइमीन अटैच होना चाहिए था और यहाँ थाइमीन आके जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों दिक्कत यहाँ पे नहीं आई कि बस गलत को हटाया और दूसरे को जोड़ दिया? इसलिए कि यहाँ पे एनर्जी देने वाला कौन है, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। अभी जब ग्वानिन ऐड हुआ था तो उसने एनर्जी दी थी और खुद ऐड हो गया था। ठीक है, अब फिर उसको हटा दिया गया, फिर थाइमीन आया और थाइमीन ने के दो पायरोफॉस्फेट ने एनर्जी दी और खुद अटैच हो गया, तो यहाँ प्रॉब्लम जनरेट नहीं हुई। बट इन केस अगर आप देखें, मैं इसको आगे बढ़ा रही हूं कि अब हमको यहाँ पे ऐड करना है, यानी 3 to 5 प्राइम सिंथेसिस में हम 5 प्राइम साइड पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं थाइमीन ऐड होना था, फिर से ग्वानिन इसके ऊपर ऐड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे कौन ऐड होना चाहिए था, थाइमीन ऐड होना चाहिए था, पर ग्वानिन आया है, इसीलिए मैं उसको गलत बेस पेयर है, मैं ब्लैक से कर रही हूँ। ठीक, और यहाँ पे क्या है, OH है, ये OH यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक कर दिया और ये ग्वानिन आके अटैच हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ फॉस्फेट ऐसे अटैच हो गया और ये इसका 3 फॉस्फेट ग्वानिन का। अब क्या है, फिर से मान लेते हैं रिपेयर सिस्टम ने देखा कि अरे यहाँ पे तो गलत बेस पेयर ऐड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे गलत बेस पेयर, यहाँ पे तो थाइमीन आना चाहिए था, तो क्या करेगा सिस्टम, डिलीट कर देगा। जब डिलीट करेगा तो थाइमीन ऐड करना चाहता है, वो थाइमीन ऐड करना चाहता है, तो जब थाइमीन ऐड करना चाहता है तो उसको एनर्जी कौन देगा, यहाँ पे तो 3 फॉस्फेट है ही नहीं, अब यहाँ पे 3 फॉस्फेट अब है ही नहीं, तो थाइमीन को अब ऐड होने के लिए एनर्जी कौन देगा। तो यहाँ पे यही चीज हुई कि अगर गलती से गलत बेस ऐड हो जाता है तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम सिंथेसिस में क्या प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी कि रिपेयर के दौरान सही बेस ऐड करना होगा, तो ऑलरेडी अटैच, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अटैच न्यूक्लियोटाइड से जो एनर्जी मिलनी थी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने से, अब ऑलरेडी अटैच न्यूक्लियोटाइड के पास फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट अवेलेबल ही नहीं है, तो एनर्जी मिलेगी नहीं। तो उसके लिए क्या किया कि ये सिस्टम ही को इरेडिकेट कर दिया। अब तो वापस स्लाइड पे आ गए हैं। तो इफ अ डीएनए पॉलीमरेज कुड सिंथेसाइज डीएनए इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, then nucleotide would add to the primer terminus as a 5 prime triphosphate. The 3-hydroxyl of each incoming deoxyribonucleoside triphosphate would attack 5, यानी कि incoming deoxyribonucleoside का जो है वो उसका 3OH ग्रुप 5 ट्राइफॉस्फेट जो ग्रोइंग चेन में अटैच है ना। लाइनों को बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या ये मेंशन कर रहे हैं। नाउ बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप जो है वो ऑलरेडी अटैच ट्राइफॉस्फेट पर अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पे यही बात बताई जा रही है। ठीक है, तो इनका सेंस क्या आ रहा है। ठीक, द एडिटिंग रिमूवल, जब एडिटिंग के समय कोई गलत बेस हो जाए और एडिट किया जाए और रिमूव कर दिया जाए of an incorrect 5 terminal nucleoside triphosphate would prevent the DNA chain from being further extended because the primer terminus would now be a 5 prime monophosphate, not a triphosphate. तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे अब वो वापस से प्रॉब्लम आने लगती। क्या प्रॉब्लम आने लगती कि यहाँ पे अब सिर्फ एक मोनोफॉस्फेट अवेलेबल है,
ट्राइफॉस्फेट तो अब अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप गलत न्यूक्लियोटाइड को डिलीट करेंगे तो जो पिछला बचा रहेगा उसके पास एक ही फॉस्फेट अवेलेबल है, ठीक। तो ऑलरेडी अटैच न्यूक्लियोटाइड सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर पाते। अब देखिए यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, जो कि आप खुद देख रहे होंगे कि इट इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि क्वेश्चंस अगर उस फॉर्मेट में आए तो आप चीज़ को क्लिक आउट कर पाए कि कहाँ पे नहीं अवेलेबल होगा इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड में ट्राइफॉस्फेट होना चाहिए, ठीक। पर एडिटिंग के बाद जो है सिर्फ मोनोफॉस्फेट अवेलेबल होता, तो इसलिए फिर गलत बेसेस ऐड होते। और इम्पॉर्टेंटली आज की डेट में हमें ये पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज की जो सिंथेटिक एक्टिविटी होती है इतनी एक्यूरेट होती है कि लगभग एक मिस्टेक मिलता है जब 10 to the power 10 बेस पेयर ऐड होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई रेप्लिकेशन की कॉपी बनने वाली है और यही कॉपी जो है नेक्स्ट जनरेशन को पास होगी, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन होना जरूरी है। तो इन केस 3' to 5' सिंथेसिस अगर सेलेक्ट हो जाती, तो अगर गलती से एक बेस पेयर ऐड होता तो वो जेनेटिकली पास होता और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता तमाम तरह की डिजीज, ठीक है। बाकी एक चीज़ और हम लोग नोट करना चाहें, आप लोग नोट कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर कभी केसेस में क्या हो जाता है, टॉटोमरिक फॉर्मेशन होता है। टॉटोमर का फॉर्मेशन या रेट ये हो सकता है कि लगभग रेप्लिकेशन के दौरान एक टॉटोमर जो है वो ऐड हो जाए आफ्टर 10 to the power 5 जो है ओकेजनली ये चीज़ है टाइम्स के बाद। तो टॉटोमर जब ऐड होते हैं तो क्या होता है, डिस्कस हुआ था ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइटोसिन जैसे ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, ठीक है। पर अगर टॉटोमराइजेशन हो जाए, टॉटोमरिक फॉर्मेशन हो जाए, तो इस केस में मान लेते हैं भाई ग्वानिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कीटोगोनिन फॉर्म में, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में कीटोगोनिन। तो ये कीटोगोनिन जो है अगर इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाए, तो इनॉल फॉर्म का जो ग्वानिन है, इनॉल फॉर्म का ग्वानिन वो किससे बेस पेयरिंग करने लगेगा, थाइमीन से। तो ये हालांकि ये जो है होने के चांसेस होते हैं, बट फिर भी जो हमारी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी और तमाम चीज़ होती है वो उसको डिटेक्ट करके रिमूव कर देती है। हमें ध्यान में रहे कि हाँ, नेचर ने 3'5' सिंथेटिक एक्टिविटी को क्यों रिजेक्ट कर दिया, होने को हो सकती थी बट कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। तो ये मैकेनिज्म भी अगर पता रहे, ध्यान में रहे तो अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के बारे में। तो जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो दो तरीके की हो सकती है, 5' to 3' एंड 3' to 5'। तो जस्ट टॉकिंग अबाउट द 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो दिस एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5' एंड ऑफ द डीएनए चेन। तो जैसे जैसे आप, क्योंकि अब जो है चीज़ें एकदम परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की, आपके पास एक डीएनए चेन है, ठीक, वो इस तरीके से अटैच है और ये 5' और ये 3'। तो अगर कटिंग जो है, रिमूवल एक्टिविटी 5' की साइड से हो रही है, यहाँ से हो रही है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, 5 से 3 की दिशा में। तो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक। और अगर जो रिमूवल एक्टिविटी है वो 3' से 5' की दिशा में हो रही है, तो इसको हम कहते हैं 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। आप चाहे अगर कुछ इस ऐसे भी अगर आप बनाना चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं। 5' to 3' अगर आप लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी इसी चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करें, तो अगर रिमूवल जो है न्यूक्लियोटाइड्स का यहाँ रिमूवल 5' से 3' की दिशा में हो रहा है, तो हम कहेंगे 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और अगर 3' साइड से 5' की दिशा में हो रहा है, तो हम कहेंगे 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कटिंग एक्टिविटी, ठीक।
अब जो डीएनए पॉलीमरेज हैं उनके पास सिंथेसिस के अलावा ये एक्टिविटी इनमें से दोनों हो सकती है या दोनों में से कोई एक हो सकती है। पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी तो रहेगी ही रहेगी। ठीक, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी होती है वो किस काम आती है, वो प्राइमर रिमूवल के काम आती है। तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। इट्स वेरी सिंपल राइट, कि ये एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज को जब आरएनए प्राइमर एक बार जब कंप्लीटली डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है तो प्राइमर को रिमूव करना होता है। क्यों रिमूव करना होता है? क्योंकि आप डीएनए को सिंथेसाइज कर रहे हैं, है ना, आप डीएनए बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड में अभी हम लोग बात करेंगे कि कई प्राइमर अटैच हो जाते हैं यहाँ पे, तो फिर भी एक होता है, पर लास्ट में जब कंप्लीट क्रोमोसोम रेप्लिकेशन हो जाता है तो सपोज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और ये ब्लू में हम दिखा रहे हैं डीएनए और ग्रीन में दिखा रहे हैं कि प्राइमर है। तो अब प्राइमर को रिमूव होना है, तो रिमूव करने के लिए जो एक्टिविटी यूज की जाती है वो कौन सी यूज की जाती है? 5 प्राइम एक्सोन्यू, ऐसे भी बोल सकते हैं 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। आरएनए, क्योंकि डीएनए है तो डीएनए से आप डीएनए बना रहे हैं तो बीच बीच में आरएनए होगा तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आरएनए को हटाना होता है, तो उसके लिए ये एक्टिविटी वो इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी है, जहाँ पे कोई भी गलत बेस पेयर, अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस करके देखा भी कि जैसे ही गलत बेस ऐड होता है, क्योंकि पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी कैसी चल रही है, फॉर एग्जांपल ये आपके पैरेंटल स्ट्रैंड है और अगर यहाँ पे मैंने एक प्राइमर लगा दिया, ठीक है, तो प्राइमर सॉरी, तो ये 5 प्राइम और यहाँ पे हम एक प्राइमर लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सिंथेसिस शुरू हो गई। जब सिंथेसिस शुरू हो रही है तो मान लेते हैं यहाँ पे फिर से एक कोई गलत बेस आ गया, गलत बेस आ गया, तो यहाँ पे आपको पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ पे 3 ही प्राइम तो एक्सपोज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोई गलत बेस ऐड हो गया है यहाँ पे, तो एंजाइम को क्या करना पड़ेगा? वापस जाना पड़ेगा। तो जब वापस जाएगा तो वो 3 एंड से इस बेस को हटाएगा, फिर उसके बाद फिर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस को शुरू करेगा। तो यानी जब भी कोई सिंथेसिस करते समय गलत बेस ऐड हो जाता है तो उसको वापस जाना पड़ता है 3 से 5 की दिशा की तरफ, और इसको हम लोग कहते हैं, ये एक्टिविटी मदद करती है कि कोई भी गलती से भी गलत बेस पेयर ऐड अगर हो भी जाए तो उसको इस एक्टिविटी के द्वारा पॉलीमरेज करेक्ट कर पाए और फिर से अपनी सिंथेसिस एक्टिविटी को 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ता जाए। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो कब कहाँ अप्लाई करने को होता है तो उसको बहुत ही एफिशिएंटली आपको देखना है। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने बात की कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 10 टू द पावर 5 न्यूक्लियोटाइड्स जब ऐड करता है तो हो सकता है एक गलत बेस पेयर ऐड हो जाए गलती से, और अगर जब उसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के साथ वो काम करता है तो वही चीज़ जो है फिर लगभग 10 टू द पावर 7 बेस पेयर्स जब ऐड होते हैं न्यूक्लियोटाइड, तब हो सकता है कि एक गलत ऐड हो जाए। तो इस तरीके से कहा जाता है टोटलिटी में कि लगभग गलती होने के चांसेस शायद एक मिस्टेक हो सकते हैं जब लगभग 10 टू द पावर 10 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो। मैंने ये चीज़ आपको भी थोड़ी देर पहले बताई भी थी। तो अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ना हो तो चांसेस ये हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगर प्रॉपर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है तो वो लगभग 10 टू द पावर 7 न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के बाद शायद एक ऐड हो, और बाकी सारा जो म्यूटेशन कैलकुलेटिव किया गया है तो वो देखा गया कि लगभग इतने चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। कहने का सेंस कि इतने ऐड होने के बाद एक सिर्फ हो सकता है गलत ऐड हो जाए। तो ये इतनी हाई प्रोपेंसिटी है, एक्यूरेसी है, ठीक। और इसी चीज़ को हम लोग बात कहते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा फिडिलिटी भी शो करता है। फिडिलिटी का मतलब एक्यूरेसी है। क्यों? क्योंकि उसके पास इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हैं।